चलिए, इसमें अपने को देखना है कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर सेक्टर भी ग्रो नहीं कर पाया और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो नहीं कर पाया, क्योंकि हम पे रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स उस टाइम पे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि इंडिया के सबसे पहले जो हैंडीक्राफ्ट थे उनकी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, यानी बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स हम लोग बना दिया करते थे। जैसे कि यहाँ पर अपने को दिख रहा है, ये एक चादर या फिर शॉल के ऊपर इतना बढ़िया सा हाथी अपन ने बना रखा है। फिर ये अपने को दिख रहा है कि ये घोड़ा भी इतना प्यारा बना रखा है। फिर ये घोड़ा या घोड़ी जो भी बना रखा है, ये भी बहुत प्यारा सा दिख रहा है। फिर यहाँ पर ये कपड़े वगैरह देखिए, ये रिंग देखिए, ये सारे के सारे ज्वेलरी वगैरह देखिए। ये सारी चीजें हम लोगों ने हाथ से बना रखी थी। इतना सुंदर हाथी भी हाथ से बनाया है। और ये अपने को दिख रहा है हनुमान जी का सोटा, ये भी हम लोगों ने हाथ से ही बना दिया था। तो हैंडीक्राफ्ट इंडिया के बहुत अच्छे फेमस हुआ करते थे पूरे के पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड में। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा? अंग्रेजों ने हमारा जो हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री थी, ये जिसको अपन बोलते हैं इंडस्ट्रीज, उसका उन लोगों ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है नई नई इंडस्ट्री लगाना, लेकिन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पुरानी ऑलरेडी इंडस्ट्री लगी हुई थी उसको भी हटा देना। तो उन लोगों ने कौन सी इंडस्ट्री हमारी हटवाई थी? उनने हटवाई थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हटवाई नहीं थी मतलब, उनने कुछ चीजें ऐसी चली, चाल ऐसी चली, जिसके कारण से हमारी इंडस्ट्री खुद ब खुद पूरी खत्म हो गई। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ब्रिटिश रूल का जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उन लोगों ने करा हमारा हमारी इंडस्ट्रीज का, उसको करने के पीछे दो रीजन थे। पहला रीजन क्या निकल के आता है कि वो इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे एकदम चीप रेट्स पे। और ये जो सामान वो लोग लेके जा रहे थे, ये ब्रिटेन की इंडस्ट्री में यूज होने वाले थे। यानी कि हमारे यहाँ से सामान जाता और सामान जाके ब्रिटेन की इंडस्ट्री तक पहुंचता। वहां से इंडस्ट्री क्या करती? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती फिनिश्ड प्रोडक्ट में, और वो वही फिनिश्ड प्रोडक्ट लाके इंडिया के मार्केट में ही हायर रेट्स पे बेचा करते थे। यानी कि दोनों तरफ से उन लोगों ने इंडिया की बैंड बजा दी। कैसे? यहाँ से सामान ले गए, यानी कि इंडिया से रॉ मटेरियल ले गए कहाँ? ब्रिटेन में। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल का मतलब है जैसे कि कॉटन ले गए, जूट ले गए, ये सारी चीजें इंडिया से ले गए। उसके बाद उसी का फिनिश्ड प्रोडक्ट जो कि इंडस्ट्रीज में बनाया उन लोगों ने, ब्रिटेन की मॉडर्न इंडस्ट्री में क्या बनेगा? कॉटन से बनेगा कपड़ा, है ना? कपड़ा या बनेगा जीन्स बनेगी, जूट से बनेंगे बैग्स वगैरह, वो लाकर इंडिया के मार्केट में ही बेचा करते हायर प्राइस पे। तो ऐसे करके उन लोगों ने क्या करा? बहुत बढ़िया पैसा कमाया और हमारे देश का पूरा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। ये उन लोगों ने करा कैसे? इसके पीछे उन लोगों ने एक पॉलिसी अपनाई। उस पॉलिसी का नाम था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ का मतलब होता है यूजुअली टैक्स, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो उन लोगों ने भेदभाव वाली टैक्स पॉलिसी एप्लीकेबल करी या बनाई। अब देखो पॉलिसी थी क्या? पॉलिसी ये थी कि मान लीजिए अगर ये इंडिया है, तो इंडिया से सामान जा रहा है कहाँ पर? ब्रिटेन में। कौन सा सामान जा रहा है? रॉ मटेरियल कहाँ जा रहा है? इंडिया से ब्रिटेन की तरफ जा रहा है। अच्छा, जा रहा है तो ये क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी कि इंडिया का सामान कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है? ब्रिटेन में। अब ये जो सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, इसके ऊपर कोई भी टैरिफ या कोई भी टैक्स नहीं लगता था, कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी, अगर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करा जा रहा है इंडिया से ब्रिटेन में तो। और वैसे ही जब रॉ मटेरियल को ब्रिटेन की इंडस्ट्री फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देती, तो सामान बनने के बाद में, जैसे कॉटन रॉ मटेरियल है तो कॉटन से कपड़ा बना, कपड़ा फिनिश्ड हो गया, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट जब वापस से वो लोग कहाँ लाके बेचते थे? इंडिया में ही। और ये जब सामान आता था तो इसके ऊपर भी, यानी इंडिया अब इम्पोर्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगती थी। यानी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी भी नहीं है रॉ मटेरियल पे, और इम्पोर्ट ड्यूटी भी नहीं लग रही है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पे। लेकिन लेकिन अगर इंडिया से कोई अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहे, कहाँ एक्सपोर्ट करना चाहे? ब्रिटेन के मार्केट में बेचना चाहे अगर इंडिया वाले कोई अपना हैंडीक्राफ्ट वाला सामान, तो उसके ऊपर इन लोगों ने लगा रखी थी एकदम हैवी ड्यूटी, यानी बहुत सारे टैक्सेस लगा रखे थे, जिसके कारण हम लोग हमारा सामान क्या नहीं कर पा रहे थे? ब्रिटेन में और आसपास के यूरोप के देशों में हम हमारा सामान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। कौन सा सामान की बात हो रही है यहाँ पर? फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात हो रही है। इसके अलावा अब हमारे पास रास्ता क्या बचा कि हमारा हैंडीक्राफ्ट कहाँ बेच दें हम लोग? इंडिया के अंदर ही। इंडिया के अंदर भी हम हमारा सामान, जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 रुपए में बेचना चाहते थे, वो ब्रिटेन वाले अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट लाकर इंडिया के मार्केट में 1 रुपए 20 पैसे में ही बेच दिया करते थे। जिसके कारण हो क्या रहा था? ना हम हमारा सामान बाहर बेच पा रहे थे हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को, ना ही हम इंडिया के अंदर बेच पा रहे थे, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट था वो हमारे प्रोडक्ट से चीप था। वो चीप इसलिए था क्योंकि सस्ते रेट पे यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए, ठीक है, इंडस्ट्रीज ने बनाया, इंडस्ट्री यानी मशीनों ने बनाया, तो मशीनें तो सस्ता ही प्रोड्यूस करेंगी।
इसके कारण क्या हुआ कि हम हमारे इंडिया में भी नहीं बेच पाए और बाहर जाके ब्रिटेन में और दूसरे शहरों में भी नहीं बेच पाए। तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव क्या हुआ कि ये जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें ड्यूटी नहीं है, लेकिन हम जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या लगा दी है, ड्यूटी। यही डिस्क्रिमिनेशन था, जिसके कारण क्या हुआ कि इंडिया का पूरा मार्केट पूरा ब्रिटिश गुड्स से फ्लडेड था। बाढ़ आ गई थी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की। क्यों? क्योंकि सस्ता था, और हमेशा हर कंट्री में प्रोडक्ट वही खरीदा जाता है जो कि सस्ता होता है। कहीं का भी कंज्यूमर हो, कंज्यूमर को सामान सस्ता चाहिए। ये इंडिया वाले एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इस प्रॉब्लम का एडवर्स इफेक्ट भी हुआ, मतलब ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी डिक्लाइन हुई थी, इसका एक एडवर्स इफेक्ट भी पड़ा। क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ा इसका कि हमारे देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गई। यानी कि अब क्या हुआ कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो तो खत्म हो गई। अगर वो खत्म हो गई तो लोग कहाँ जाएंगे? लोगों के पास तो कोई काम ही नहीं बचा। तो अल्टीमेटली सारे लोग घूम फिर के कहाँ आए? सारे के सारे लोग घूम फिर के आए कौन से सेक्टर की तरफ? सबके सब आए एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जब सारे लोग आ जाएंगे, पहले से ही 66-70% लोग ऑलरेडी देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज हैं, बाकी बच्चे कुछ भी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाएंगे तो लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर कितना प्रेशर पड़ेगा पूरे देश को फीड करने का। तो यही एक प्रॉब्लम थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये लोग आ गए, देश के ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ गया। एग्रीकल्चर सेक्टर अगर मान लीजिए किसी साल फसल नहीं होती या फ्लड आ जाता तो उस साल देश की हालत बहुत खराब हो जाती, क्योंकि पूरा का पूरा देश लाइवलीहुड के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट था। तो ये एक इम्पैक्ट पड़ा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने का। एक और इम्पैक्ट ये पड़ा कि फिनिश्ड गुड्स जो था, यानी कि हम लोग क्या कर रहे थे, फिनिश्ड गुड इंपोर्ट कर रहे थे। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, हमारे इंडिया के प्रोडक्ट एक तो महंगे थे, दूसरा ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स के साथ वो compete भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी क्वालिटी ठीक ठाक होती थी और उनका रेट काफी कम हुआ करता था। जिसके कारण क्या हुआ कि हमारा पूरा मार्केट फ्लडेड हो गया था, किससे? ब्रिटेन के प्रोडक्ट से। तो ये हम लोगों ने दो प्रॉब्लम देखी। पहली वाली प्रॉब्लम हमने देखा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज डिक्लाइन ऑफ इंडिया, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सेकंड वाली प्रॉब्लम देखी हमने कि उसका एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ। अब थर्ड वाली प्रॉब्लम भी हमारे सामने है, जो कि काफी मेजर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी। कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स होते हैं जिनका यूज करके हम दूसरे कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं। ठीक है, एक होता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच विल बी अल्टीमेटली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। आप लोगों के पास, हमारे पास जितना भी सामान है वो सारे के सारे कंज्यूमर गुड्स में आते हैं, क्योंकि हमने वो कंज्यूम करने के लिए खरीदे हैं। एक होता है इंडस्ट्रियल गुड्स या फिर कैपिटल गुड। अब ये क्या होते हैं? ये यूजुअली इंडस्ट्रीज खरीदती हैं काई के लिए, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी इनका यूज करके इन कंज्यूमर गुड्स बनाए जाते हैं। तो कुल मिला के आप ये मान लीजिए कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी हो गई जिसका यूज करके हम दूसरे गुड्स बनाएंगे। तो ये जो सारी चीजें थी, यानी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री तो हमारे यहाँ पे थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस टाइम पे रूल कौन कर रहा था हम पे? रूल कर रहे थे ब्रिटेन वाले। अब ब्रिटेन वाले क्यों चाहेंगे कि इंडिया में इंडस्ट्रीज लग जाए? अगर इंडस्ट्री लग जाती तो हम उन लोगों का सामान क्यों ही इंपोर्ट कर दे? तो उन लोगों ने क्या कर दिया था, कुछ भी इंडिया में नहीं करा जिससे कि इंडिया में इंडस्ट्री लग पाती, क्योंकि वो इंडिया को क्या करना चाहते थे, डिपेंडेंट। किसके ऊपर? ब्रिटेन, यानी खुद के ऊपर। हर चीज की सप्लाई के लिए, भले वो कैपिटल गुड्स हो, हैवी इक्विपमेंट्स हो या फिर कंज्यूमर गुड्स हो। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो जब करेगा जब इंडस्ट्रीज होंगी, यानी कि कैपिटल गुड्स होगा, मशीनरी होगी, जो हमारे पास में थी ही नहीं। एक और रीजन है इंडस्ट्रियल सेक्टर के ना ग्रो कर पाने का कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था ही नहीं किसका, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। तो उसको और प्रमोट करने के लिए किसी ने कुछ किया ही नहीं। देखिए, होता क्या है कि एक होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड प्राइमरी सेक्टर का होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड सेकेंडरी सेक्टर का होता है, और ग्रॉस वैल्यू एडेड टर्शरी सेक्टर का भी होता है। जब तीनों को हम कंबाइन करते हैं तब निकल के आता है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब क्या है? प्राइमरी सेक्टर कितना वैल्यू एड कर रहा है देश में, फिर सेकेंडरी सेक्टर कितना वैल्यू ऐड कर रहा है, और फिर टर्शरी सेक्टर कितना वैल्यू ऐड कर रहा है। तीनों को मिला के देते हैं अगर, तो क्या निकल के आ जाता है? जीडीपी। हालांकि इसका एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितना कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का उस टाइम जीडीपी में, लेकिन काफी कम हुआ करता था। अगला वाला पॉइंट क्या बोलता है कि लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब होता है बेसिकली गवर्नमेंट का रोल हमारे यहाँ पे बहुत कम था। क्यों कम था? बहुत सिंपल सी बात है
क्योंकि गवर्नमेंट थी किसकी, अंग्रेजों की, यानी कि कॉलोनियल रूल था, और उन लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप नहीं करा। उन लोगों ने सिर्फ वही चीज डेवलप करी जो उनके फायदे के लिए थी। उनके फायदे के लिए क्या था, रेलवे था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन था, कम्युनिकेशन था, पोर्ट्स एंड टेलीग्राफ था। तो ये सारी चीजें ही उन लोगों ने डेवलप करी। इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इंडिया बैकवर्ड ही रहा इंडस्ट्रियल सेक्टर में अंग्रेजों के टाइम पर। वैसे तो इंडिया हर चीज में बैकवर्ड ही था उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने ग्रो ही नहीं करने दिया। हालांकि कुछ इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे फिर भी हुआ करती थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इंडस्ट्री नहीं थी। थोड़ी बहुत इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे थी, जैसे कि कौन सी थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी थी हमारे यहाँ पे। उसके अलावा जूट मिल वगैरह भी थी। थोड़ी बहुत इंडस्ट्री तो होंगी ही सही देश में, और ये इन इन पार्ट्स में हुआ करती थी। लेकिन फाइनली फिर एक अच्छी इंडस्ट्री जो डली थी वो थी 1907 में, जमशेदपुर बिहार में, जिस इंडस्ट्री का नाम था टिस्को। क्या नाम था इसका, टिस्को। डू रिमेम्बर द फुल फॉर्म, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये वाली जो इंडस्ट्री थी, ये इसकी फोटो है, ये उस टाइम की फोटो है, पुरानी फोटो है। ये फाउंड करी थी जमशेद जी टाटा ने 1907 में। कहाँ पर फॉर्म करी थी, जमशेद नगर, सॉरी जमशेदपुर। जमशेदपुर को टाटा नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, टाटा नगरी, क्योंकि यहाँ पर टाटा ने बहुत बढ़िया इंडस्ट्री लगाई थी, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसके अलावा भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे आना शुरू हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, 1944-45 के बाद में। शुगर की इंडस्ट्री, सीमेंट की इंडस्ट्री, पेपर की इंडस्ट्री धीरे धीरे आना ग्रो हुई थी। लेकिन अंग्रेजों के टाइम पर तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी, काई की, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। फिर हम देखते हैं कि ये जो फॉरेन ट्रेड था, यानी कि दो सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के बाद, कौन कौन से दो सेक्टर, पहले नंबर पे तो एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्ट्रॉय करा। एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के बाद में दूसरा नंबर उन लोगों ने किसका लगाया हमारे देश में, लगाया इंडस्ट्रियल सेक्टर का। अब तीसरा नंबर किसका लग रहा है, फॉरेन ट्रेड का। यानी कि उन लोगों के टाइम पर फॉरेन सेक्टर कैसा था इंडिया का, हमको ये सारी चीजें देखनी है। तो देखिए, फॉरेन सेक्टर में हम लोग सिर्फ क्या बन के रह गए थे, हम लोग बन के रह गए थे एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। यानी कि हम सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि क्या, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया, शुगर हो गया, इंडिगो हो गया, तो ये सारा के सारे प्रोडक्ट्स हम लोग क्या करते थे। शुगर वैसे प्राइमरी में नहीं आता है। ये सारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स हम लोग क्या करते थे, यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, कहाँ, ब्रिटेन में। ठीक है। और ब्रिटेन से वही सामान हम क्या करते थे, इंपोर्ट करके लेके आते थे। क्या करके लेके आते थे, इंपोर्ट। यानी कि हमने कच्चा सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो यहाँ से क्या करा हम लोगों ने, एक्सपोर्ट करा। और एक्सपोर्ट करने के बाद इसी का फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि रॉ सिल्क से कपड़ा बन गया, कॉटन से भी कपड़ा बन गया, वूल से भी कपड़ा बन गया, इंडिगो से नील जो होता है जीन्स को कलर करने के काम में आता था, वो सारी चीजें हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। थोड़े बेवकूफ हम थे ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन हम लोग नहीं थे। अंग्रेजों ने हम पे रूल करा, जिसके कारण उन्होंने फोर्स करा इंडिया वालों को कि आपको ये करना पड़ेगा, इसीलिए हमको करना पड़ा। तो ये सारी चीजें वो लोग क्या करते थे, हम हमको इंपोर्ट करके देते थे, और यहाँ से प्राइमरी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते थे एकदम चीप रेट पे, और हम ही को ला ला के बेचते थे। तो ऐसे बेवकूफ बनाया उन लोगों ने हमको। और क्या था, हमारे स्टेट की, अंग्रेजों की मोनोपोली थी हमारे देश में। हमारे देश के ट्रेडिंग रूल, मतलब हमारे देश की ट्रेडिंग में, व्यापार में उनकी मोनोपोली थी। क्यों, पहले तो मोनोपोली का मतलब समझो। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर, या फिर एक छत्र शासन किसी का। तो हम लोग 50% से ज्यादा ट्रेड ब्रिटेन के साथ ही करते थे। जो थोड़ा बहुत ट्रेड था वो हम लोग चाइना के साथ भी कर लेते थे। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन, इसके साथ भी कर लेते थे। पर्शिया यानी ईरान का पुराना नाम, इसके साथ भी हम ट्रेड थोड़ा बहुत करते थे। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड हम किसके साथ करते थे, ब्रिटेन के साथ ही करते थे। हालांकि आज सबसे ज्यादा ट्रेड हमारा चाइना के साथ में होता है। और ये जो ट्रेड था, ये और ज्यादा कैसे बढ़ गया, सुएज कनाल आने के बाद में। 1869 में कनाल बनी थी, जिसका नाम था सुएज कनाल। ये आ गई थी, जिसके कारण हमारा जो एक्सप्लॉइटेशन था वो और भी ज्यादा तेज होने लग गया था, हमारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन। ये कहाँ बनी थी, ये इंडिया अपने को दिख रहा है, ये ब्रिटेन दिख रहा है, तो ये यहाँ पर ये जमीन तोड़ के बनाई गई थी सुएज कनाल, इस पर्टिकुलर एरिया में। तो अभी अपन देखेंगे ये कनाल क्या थी और कैसे काम करती थी। बेसिकली क्या था, ये मुंबई है यहाँ पे। अगर मान लीजिए, अगर कोई सामान हमको मुंबई से लेके जाना है, कहाँ पर, यहाँ लेके जाना है ब्रिटेन में, ये ब्रिटेन में, तो ये पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था ये वाला। और ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस था लगभग 12,300 माइल। एक माइल में यूजुअली 1.6 किलोमीटर होते हैं। लगभग
600-700 किलोमीटर के आसपास ये वाला जो है डिस्टेंस पड़ता था, शिप से जाते थे तब। ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये जब सुएज कनाल बनी, ये इजिप्ट नामक देश है, यहाँ पर सुएज कनाल बनी, मतलब ये ऐसे जमीन का टुकड़ा था, जमीन के टुकड़े को थोड़ा सा तोड़ दिया ताकि क्या निकल पाए, शिप निकल पाए, जिससे कि क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाए। ये सुएज नामक कंपनी ने बनाई थी सुएज कनाल, इसलिए इसका नाम सुएज कनाल पड़ा। तो इसके कारण क्या हुआ, जो डिस्टेंस पहले 12,300 माइल था, अब वो डिस्टेंस सिर्फ 7,200 माइल रह गया, यानी कि इतना घूम के जाने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ ये वाले रास्ते से ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ये यहाँ से आगे आपके सामने ब्रिटेन। तो 5,100 माइल जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस कम हो गया था सिर्फ इस सुएज कनाल के बनने से। इसके कारण इंडिया को काफी नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ कि इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं वो और जल्दी पहुंचने लगे, कहाँ तक, ब्रिटेन की तरफ तक। पहले टाइम लग रहा था, अब और जल्दी पहुंचने लगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, सुएज कनाल ने और हमारी जो स्थिति है खराब कर दी थी, हमारे रिसोर्सेज बहुत जल्दी जा रहे थे ब्रिटेन में। ये दो प्रॉब्लम के बाद एक और प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं वो ये था कि हमारी जो वेल्थ थी वो ब्रिटिश रूल के टाइम पर ड्रेन हो रही थी। ड्रेन मतलब क्या होता है, ऐसे बह जाना, ऐसे बह जाना। हमारी वेल्थ क्या हो रही थी, ऐसे बह बह के कहाँ जा रही थी, ये जा रही थी ब्रिटेन में। क्यों जा रही थी, क्योंकि जैसा हम लोगों ने भी पहले पढ़ा कि हम लोग सिर्फ एक्सपोर्टर थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स के, और इम्पोर्टर बन के रह गए थे फिनिश्ड गुड्स के। जिसके कारण हो क्या रहा था कि एक्सपोर्ट सरप्लस हमारा बहुत ज्यादा हो गया था। एक्सपोर्ट सरप्लस मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए इंडिया वाले इंडिया वाले ब्रिटेन को 100 रुपए का माल बेचते हैं, ठीक है, और ब्रिटेन वाले इंडिया में आके 70 रुपए का माल बेचते हैं, तो हम लोगों ने कितने रुपए का माल ज्यादा बेचा, 30 रुपए का। हम लोग, हमारा क्या था, एक्सपोर्ट सरप्लस था। यानी 30 रुपए का हमने एक्सपोर्ट ज्यादा कर दिया उन लोगों को। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा रॉ मटेरियल लेके जाते थे और बना के फिर वो ब्रिटेन में, आसपास के दूसरे देशों में भी बेचते थे, हालांकि इंडिया में भी बेचते थे। लेकिन जितने का हम लोग एक्सपोर्ट करते थे उतने का इंपोर्ट नहीं होता था, इसीलिए क्या आता है, एक्सपोर्ट सरप्लस आता है। तो एक्सपोर्ट सरप्लस यानी कि जो एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ, जो पैसा उन लोगों ने ज्यादा कमाया, क्योंकि सरकार भी यहाँ पर उन्हीं की थी, तो उस पैसे से उन लोगों ने क्या करा, उस पैसे से उन लोगों ने क्या करा, अपने बड़े बड़े ऑफिसेस बनाए इंडिया में और ब्रिटेन में भी। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ कि जितनी भी लड़ाई उन लोगों ने लड़ी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो हमारे पैसों से ही लड़ी, ऐसा कहा जा सकता है। इसके अलावा उन लोगों ने और क्या करा, जितनी भी सर्विसेज थी उसको क्या करा, उन लोगों ने इंपोर्ट करा। इनविजिबल आइटम मतलब क्या होता है, सर्विसेज। तो सर्विसेज भी उन लोगों ने क्या करी, इंपोर्ट में। तो ऐसे करके उन लोगों ने हमारे देश में क्या करा, रूल करा। हमारी वेल्थ पूरी वो लोग खा गए, पूरा हमारे देश का उन लोगों ने नुकसान करा। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि सुएज कनाल कौन से ईयर में बनी थी, 1869 में बनी थी। डू रिमेम्बर दिस, सुएज कनाल वॉज बिल्ट इन द ईयर 1869। अभी हम देखते हैं कि इंडिया के तीनों सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के बाद इंडिया की जो डेमोग्राफी थी उसकी कंडीशन क्या थी। डेमोग्राफी मतलब होता है, जैसे डेमोक्रेसी होता है ना, लोग रूल करेंगे, तो डेमोग्राफी मतलब लोगों की कंडीशन क्या थी उस टाइम पे। तो डेमोग्राफी यानी कि जो लोगों की कंडीशन थी, इतनी कोई अच्छी नहीं थी। सबसे पहले अपन देखते हैं कि पहली बार जब भारत की जनगणना हुई थी, वो कौन सी ईयर में हुई थी, वो हुई थी 1881 में। और उसके बाद ये रूल बनाया गया कि हर हर बार अगले 10 साल में क्या होगी, सेंसस होगी। यानी 1881 के बाद हुई 1891 में, है ना। उसके बाद हर 10 साल के बाद होने लगी 1901 में, फिर 1911 में, फिर 1921 में। रिसेंट सेंसस हुई थी 2011 में, जो होनी थी अगली वाली 2021 में, लेकिन कोविड आ गया था, उसके कारण हो नहीं पाई और अभी भी डिले ही है, पता नहीं कब होगी। लेकिन ये रूल बना था कि हर 10 साल में सेंसस होगी। अच्छा, सेंसस होने के बाद हमको 1921 वाली सेंसस में ये पता पड़ा कि हमारी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो 1921 के बाद कभी भी डिक्लाइन ही नहीं हुई है। यानी 1921 तक हमारी पॉपुलेशन कभी बढ़ती थी, कभी कम हो जाती थी। लेकिन 1921 के बाद वाली सेंसस में हमें ये पता पड़ा कि हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन ही नहीं हुई है। इसी कारण हम इसको बोलते थे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोलते थे, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। यानी कि 1921 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हुई है, 1921 के पहले हुआ करती थी। इसलिए हमने एक चार्ट भी लगाया दिखाने के लिए आप लोगों को कि देखो यहाँ पर 1911 में क्या हो रहा है। 1911 में जो ग्रोथ रेट है वो कितना है, 0.56%। 1921 में ये थोड़ी सी क्या थी, माइनस थी। क्या थी, ये माइनस थी। लेकिन 1921 के बाद वाली पॉपुलेशन में कभी भी क्या नहीं हुआ है, डिक्लाइन नहीं हुआ है, हम हमेशा बढ़ते ही चले गए। ठीक है।
ये 2011 में 124 122 करोड़ के आसपास है। हालांकि आज इंडिया की पॉपुलेशन 142 करोड़ एस्टिमेटेड है, यानी एस्टिमेशन है कितना पॉपुलेशन इंडिया की है। फर्स्ट नंबर पे है अपन, चाइना पीछे। तो ये वाले हाल थे हमारे 1921 से पहले। थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, थोड़ी कम होती थी, लेकिन 1921 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हुई। इसलिए इस साल को कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या कहा जाता है इसको? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो हम कह सकते हैं कि हमारे डेमोग्राफी का ट्रांजिशन हुआ था इस टाइम पे। बहुत ज्यादा बर्थ रेट थे, बहुत ज्यादा डेथ रेट थे, ये सारी चीजें हम अभी पढ़ने वाले हैं क्या हुआ था यहाँ पर। तो टॉपिक का नाम हमारे है डेमोग्राफिक कंडीशन, यानी कि हमारी डेमोग्राफी की जो कंडीशन है वो कंडीशन कहती थी कैसी थी कॉलोनियल रूल के टाइम पर। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन क्या थी। हमारे देश में बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा हुआ करता था और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। अच्छा, अब बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट का मतलब होता है, अगर मान लीजिए 1000 पॉपुलेशन है देश की, तो 1000 में से नए मेंबर कितने जुड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जितनी पॉपुलेशन है उसमें हर 1000 में से कितने मेंबर नए जुड़ रहे हैं। और डेथ रेट का मतलब क्या हुआ कि 1000 लोगों में से कितने कितने लोग हर बार मर रहे हैं। ठीक है, तो डेथ रेट कितना था हमारे इसमें? 48, सॉरी 40, और बर्थ रेट कितना था? 48। यानी हर 1000 में से अगले साल 1048 हो जाते, और 1000 जो थे 40 वो मर भी जाते। 40 मतलब कुल मिला के 8 के आसपास लोगों की हर 1000 में से ग्रोथ हो रही थी। तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं कि हमारा बर्थ रेट भी ज्यादा था, डेथ रेट भी हमारा ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद अपन दूसरी चीज क्या देखते हैं, और कंडीशन कैसी थी कि लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम था। अब ये लिटरेसी या लिटरेट इंडिया में वो आदमी कहलाता है जो 7 साल के ऊपर का है और वो किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है, उसको आप इंडिया में लिटरेट कहते हैं। ठीक है, ये जो लिटरेसी लेवल था वो 16% से भी कम था। आप देखो 16% ही देश में लोग सिर्फ लिटरेट हैं, यानी कि पढ़ लिख पा रहे हैं। उसमें से भी महिलाओं का जो लिटरेसी लेवल था वो तो बहुत ही ज्यादा दयनीय था, मात्र 7%। कितना परसेंट था ये? मात्र 7% था। तो ये भी कंडीशन हमारी बहुत ज्यादा खराब थी। हालांकि आज की तारीख में ये जो लिटरेसी रेट 77.7% है टोटल, वहीं जो लिटरेट मेल है वो 84% के आसपास है और फीमेल का 70% है। अभी भी कम है लेकिन पहले के मुकाबले तो काफी बढ़िया है। तो लिटरेसी रेट अगर कम होगा तो ये सारे इम्पैक्ट अपने को देखने पड़े, यानी कि अपने को क्या करना पड़ेगा। ये चाइल्ड लेबर का फॉर्म अपने को दिख रहा है, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। डेथ रेट, बर्थ रेट ज्यादा होगा तो ये सारी चीजें हमको फेस करनी पड़ेगी, गरीबी आएगी जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो ये सारी कंडीशन थी उस टाइम। और अगला पॉइंट बोलता है कि हेल्थ फैसिलिटीज जो हमारी थी वो भी उस टाइम पे अच्छी नहीं हुआ करती थी। अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज की आज ही की बात करें, तो अभी क्या हुआ था, 2019 में बीमारी आई थी पूरी दुनिया में। उसके बाद 2021 में उसकी सेकेंड वेव आई थी। अब जब सेकेंड वेव आई थी तो एट ए टाइम 50 से 60 लाख लोगों को वो बीमारी हुई थी, यानी कि 142 करोड़ में से इतने लोगों को एट एक पर्टिकुलर टाइम पे बीमारी हुई थी ये वाली। तो हमारे पास में इतने भी बेड्स नहीं थे कि हम इन सारे लोगों को एक साथ में एकोमोडेट कर पाए। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या करा था कि जो रेलवे उस टाइम पे चल नहीं रही थी, तो रेलवे के जो कंपार्टमेंट थे, उन कंपार्टमेंट को अपन लोगों ने बनाया था एक आइसोलेशन वाला जोन। तो सोचिए कि आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर हमारे ये हालात हैं, उस टाइम पर तो क्या कितने पुअर हेल्थ फैसिलिटीज हुआ करेंगी। होता क्या था कि लोगों को वाटर बॉर्न डिजीज, एयर बॉर्न डिजीज, ये सारी की सारी बीमारियां होती थी और इन्हीं से उन लोगों की डेथ हो जाती थी। यानी कि पानी से कोई बीमारी हुई, खराब पानी पी लिया, या खराब हवा में वो लोग रह लिए, जिसके कारण क्या हुआ, इलाज प्रॉपर हो नहीं पाया और इन छोटी बीमारी से ही क्या हो जाया करती थी लोगों की, पहले डेथ हो जाया करती थी। तो ये तीन प्रॉब्लम्स के बाद एक और हमारे डेमोग्राफी की कंडीशन में अगर आए हम, तो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था। इन्फेंट मतलब होता है कि नया नया ताज़ा ताज़ा बच्चा पैदा हुआ है, उसको अपन बोलते हैं इन्फेंट। हालांकि ये वाला जो बच्चा है ये तो ब्रिटिशर्स का ले रखा है अपन लोगों ने, इंडिया का नहीं दिख रहा है ये। तो उस केस में क्या था, इन्फेंट का मतलब होता है कि बच्चा 1 साल का भी नहीं हुआ और उसके पहले ही अगर उसकी डेथ हो गई तो उसको अपन बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। और यहाँ पर रेट का मतलब क्या है कि अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं 1000, तो 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो जा रही है 1 साल के होने से पहले, उस रेट को बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये जो रेट था उस टाइम पे ये था 218, मतलब 1000 बच्चे पैदा हुए उसमें से 218 बच्चे 1 साल के भी नहीं हुए और उनकी डेथ हो गई। हालांकि ये रेट अभी कम हो के 33
के आसपास आया, यानी कि 33 बच्चों की डेथ होती है 1000 में से 2017 में। और 2022 का डेटा लें अगर अपन, तो ये आपको दिखेगा 32 के आसपास। हालांकि ये 2024 का डेटा में 25.79 के अप्रॉक्स है। तो अभी अपने को ये कम दिख रहा है, लेकिन हालांकि ये भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर अपन कंपेयर करें अपने पड़ोसी चाइना से, तो उसका 6 से 8 ही है, मतलब 1000 में से 6 से 8 बच्चों की डेथ हो रही है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का ज़्यादा होना सीधा सीधा ये बताता है कि हमारे देश में न्यूट्रिशन की कमी है, महिलाओं को अवेयरनेस नहीं है। महिला मतलब जो माताएं हैं, उनको अवेयरनेस अवेयरनेस नहीं है कि बच्चे को कैसे क्या ध्यान रखना है। तो ये सारी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे उस टाइम पे। फिर हमारी कंडीशन एक और खराब थी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी नहीं थी, यानी कि इंडिया में एवरेज आदमी कितने साल तक जीता था, सिर्फ 32 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। सिर्फ एवरेज आदमी 32 साल जिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी 32 जिएगा, ये एवरेज है। कोई हो सकता है कि मान लीजिए 80 साल भी जिए, कोई हो सकता है कि 1 साल भी जिए, कोई हो सकता है 4 साल भी जिए, सबका एवरेज 32 था। तो 32 लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जो आज की तारीख में 69 के आसपास है। ठीक है, 2024 में हालांकि ये 70.62 हो गई, लेकिन इतनी कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, यानी कि एवरेज आदमी इतना ही जी पाता था। बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ये सिर्फ हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी न हो पाने के कारण था। और लास्ट वाली जो हमारी कंडीशन थी वो ये थी कि हमारे देश में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में फैली हुई थी। ये बच्चे भी हमारे नहीं हैं, गरीबों वाले ये बच्चे हमने मतलब इंडिया वाले नहीं हैं, बाहर अफ्रीका के हैं। ये भी हमने बाहर से लिया, इसलिए हमने ये वाला भी बाहर से लिया। क्यों दिखाएं हम हमारे बच्चे। तो यहाँ पर क्या है, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। क्यों ज़्यादा हुआ करती थी? क्योंकि यहाँ पर कॉलोनियल पीरियड में गवर्नमेंट ने कुछ करा नहीं देश को इम्प्रूव करने के लिए, इंडिया को। तो बहुत ही कम स्टैंडर्ड था, बहुत ही लो पॉवर्टी थी। हालांकि पॉवर्टी कितनी थी इसका कोई डेटा हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत पॉवर्टी थी, ऐसा कहा जाता है।